कि मैं जो अपनी कम्युनिटी में देखती थी कि मिसकम्युनिकेशन कहीं ना कहीं है। महिलाएं हैं, उनको पता ही नहीं है कि उनके राइट्स क्या हैं। लड़कियां हैं, उन्हें पता नहीं है कि कैसे वो आगे बढ़ सकती हैं, स्कूल के बाद भी वो पढ़ाई कर सकती हैं। कि अरे भाई, लड़की अकेली जाती है, इनकी मतलब घर से बाहर निकलती है रात को, देर रात में कहाँ जाती है। रेडियो का एक ऐसा मेरे मन में छवि बन चुकी थी, मुझे जाना था। मतलब मैंने सोच ही लिया था कि नहीं, मुझे रेडियो में जाना है तो जाना ही है। तुम लंदन से पढ़कर आई हो, फिर तुम ये क्यों कर रही हो? इससे अच्छा तो तुम जाती नहीं। उस ऑटो में जाया करती थी जिसमें लोग सब्जी लेके जाते थे। म्यूजिक, रेडियो। रेडियो से तो मुझे वर्षा ही याद आती है। हमें भी अब वर्षा याद आए। Hello everyone, welcome to our first episode of Impact Talks, where we are joined by a very special guest today, Varsha. Varsha Raikwar is one of the most inspiring change makers और वर्षा ने मध्य प्रदेश के कई गाँव की जीवन बदले हैं और ये सब वर्षा ने किया है थ्रू द पावर ऑफ रेडियो। जी हाँ, वर्षा एमपी का, मध्य प्रदेश का पहला रेडियो रन करती हैं जिसका नाम है बुंदेलखंड रेडियो और ये इंडिया में दूसरा कम्युनिटी रेडियो है। वर्षा अपने इस रेडियो के थ्रू लोगों को एजुकेट करती हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट सोशल इश्यूज़ के बारे में, जैसे कि चाइल्ड मैरिज, क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबिलिटी, जेंडर इक्वालिटी, वुमेन एम्पावरमेंट, चाइल्ड राइट्स, यूथ एम्पावरमेंट। ये कुछ मुद्दे हैं जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ, बट ऐसे कई और मुद्दे हैं जिनके बारे में ना केवल ये कम्युनिटीज़ को एजुकेट करती हैं, बट इससे जुड़े सरकारी स्कीम्स को भी लेकर लोगों तक पहुँचती हैं। तो थैंक यू सो मच वर्षा फॉर जॉइनिंग अस टुडे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए और मुझे लगता है कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि आपकी इस पहले एपिसोड में मुझे आने का मौका मिला और सच में मैं बहुत खुश हूँ कि आपका ये एपिसोड ना बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँचे ताकि उनको भी पता चले कि किस तरह से आप अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ सकते हैं। आप प्रॉब्लम्स को ये नहीं कह सकते हैं कि भाई मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पाया। तो आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। नहीं, एक्चुअली थैंक यू हम आपको बोलेंगे क्योंकि ऑनेस्टली फ़र्स्ट टाइम जब हमने आपकी स्टोरी सुनी थी, देखी थी, बाय द वे आपकी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया, गूगल पे अगर हम वर्षा टाइप करते हैं तो पूरी लिस्ट आ जाती है। तो वो देखने के बाद ऑनेस्टली आपकी स्टोरी ने हमें इंस्पायर किया कि हम ऐसा कोई प्लेटफॉर्म स्टार्ट करें जहाँ पे हम आप जैसे लोगों को इन्वाइट करें, आपसे बात करें और जानें, क्योंकि कई बार जो रियल स्टोरी है वो पढ़ के इतनी समझ में नहीं आती जितनी बात करके समझ में आती है। और आपके अलावा हमारे लिए कोई फर्स्ट गेस्ट हो नहीं सकता था टू स्टार्ट दिस विद, सो थैंक यू फॉर कमिंग हियर। आपने इतनी दूर से ट्रैवल कर आए हमारे लिए, दैट एक्चुअली मैटर्स अ लॉट टू अस। तो वी स्टार्ट, आप कैसे हैं, कैसा लगा भोपाल आके? आप बहुत अच्छा लगा भोपाल आकर, भोपाल के लोगों से मिलकर। यहाँ के लोग बहुत स्वीट हैं, बहुत क्यूट हैं और काफ़ी अच्छा नेचर लगा। मतलब कोई आपको रास्ता भटकाता नहीं है, दिखाता है। चलिए, अच्छा लगा वो सुन के। ठीक है वर्षा, आई थिंक इंट्रोडक्शन में मैंने बेसिक जितना मैं बता सकती थी मैंने बताया, बट मुझे पता है आपकी लाइफ एक्चुअली इसके बियॉन्ड है और आपका काम भी इससे कई ज़्यादा है। तो काम एक्चुअली जो हमारी पॉडकास्ट है इसका ऑब्जेक्टिव आपके काम को तो हाईलाइट करना है ही, बट आपकी पर्सनल जर्नी को हाईलाइट करना ज़्यादा है, बिकॉज एज चेंज मेकर्स हमारी अपनी एक कहानी होती है जो लोगों तक पहुंच नहीं पाती। काम तो हाईलाइट हो जाता है बट शायद कहानी नहीं पहुंच पाती। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सक्सेस हर किसी को दिखाई देता है लेकिन उसके पीछे की क्या कहानी होती है हाँ। वो किसी को दिखाई नहीं देती क्योंकि बताया ही नहीं जाता है। कई बार होता है क्योंकि हम जब सफल हो जाते हैं तभी लोग हमें पहचानना शुरू करते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब हम कुछ नहीं कर रहे थे या हम किस परेशानी में थे वो कोई नहीं देख सकता है। बिल्कुल। तो लाइफ होती है, लाइफ में ये सब चीज़ें आती रहती हैं, इनको माइंड नहीं करना चाहिए बल्कि इनसे लड़के आगे निकलना चाहिए। बिल्कुल, और इसी वजह से मैं स्टार्ट करना चाहूँगी ये जानने का कि आपकी अपनी पर्सनल जर्नी कैसी रही। मतलब उस दिन से, लेट्स स्टार्ट विद योर चाइल्डहुड, आपके बचपन से शुरू करते हैं। बचपन से लेकर ये पूरा सफ़र आज तक का
क्या था, कैसा था, अगर आप थोड़ा बता सकते। बिल्कुल ज़रूर बताना चाहूँगी, क्योंकि बचपन की जब बात आती है तो एकदम से मन बचपन में पहुँच जाता है और अपने बचपन की यादें ताज़ा हों तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो बचपन, जैसे कि आपने बताया कि मैं 8 सिस्टर हूँ मैं, और सारी बहनों के साथ ही खेलते कूदते बड़े हुए हैं। और जो हर किसी का बचपन होता है, जैसे ना गिरने का डर, ना उठने की उम्मीद कोई, बस मिट्टी में खेलना, मिट्टी के साथ रहना, और ये सब सीखा है। स्कूलिंग, फिर स्कूलिंग से घर, घर के ही कामों में, मतलब कोई अलग से बचपन नहीं था। बचपन जैसा सबका होता है वैसे ही था, लेकिन थोड़ा सा अलग था, क्योंकि ऐसा लगता था कि आपको सिर्फ हर लड़की की तरह घर का काम नहीं संभालना है, आपको कुछ और भी करना है। वो एक सोच जो थी वो बचपन से ही मन में पैदा हुई थी। शायद ये कह लीजिए कि अपनी बड़ी बहनों को मैंने देखा है कि किस तरह से उन्होंने पढ़ाई करी है, घर के काम किए हैं, और फिर उनकी शादी हो गई और उसके बाद वो अपने ससुराल में एकदम से रह गई। मतलब कोई लाइफ ही नहीं है, क्या है समझ ही नहीं आता था। तो मुझे लगता था कि मैं कुछ अलग करना चाहती हूँ, मैं ये नॉर्मल लाइफ नहीं जीना चाहती हूँ, मुझे कुछ अलग करना है। तो तभी से ये सफ़र मेरा शुरू हुआ। फिर स्कूलिंग का टाइम था, उस टाइम मुझे एक मेरी दोस्त मिली और उसने मुझे रेडियो बुंदेलखंड के बारे में बताया। बहुत अच्छी बात ये थी मेरे लिए कि उस टाइम जगह निकली हुई थी रेडियो बुंदेलखंड में, और मैंने जाकर वहाँ पता किया कि भाई क्या मैं भी रेडियो में आ सकती हूँ, क्योंकि मुझे ना मेरी आवाज़ से बहुत लगाव था शुरू से ही। मतलब बचपन से ही मुझे गाना गाना बहुत अच्छा लगता था। तो ये लगता था कि अपनी बात में लोगों को कैसे सुना सकती हो। तो जब सुनाने की बात आती है तो आप कितने लोगों को एक बार में सुना सकते हैं, 10 लोगों को, 12 लोगों को, 50 लोगों को, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन जब रेडियो का ख्याल मेरे मन में आया तो मुझे लगा कि वाह, ये तो वो जगह है जहाँ से एक साथ में लाखों लोगों तक पहुँच सकती हूँ। तब मैंने तुरंत, मतलब बिना देरी करे, उसमें ज्वाइन कर लिया। वाह, मतलब बहुत इंस्पायरिंग है, और मैं ये देख पा रही हूँ, सुन के समझ पा रही हूँ कि कैसे आपने अपने पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट किया। और मुझे ऐसा लगता है क्योंकि आपका इंटरेस्ट था बोलने में, गाने में, आप चाहते थे आपकी आवाज़ लोगों तक पहुँचे, बट बहुत सारे लोग पर्पस नहीं ढूंढ पाते हैं अपने काम में। एंड क्योंकि हम भी जो काम करते हैं वो पर्पस ड्रिवन है, हम अपने लिए पहले नहीं सोच रहे हैं, हम दूसरों को देने का पहले सोच रहे हैं। तो इस सोच के साथ काम करना, आगे बढ़ना अपने आप में बड़ी बात है। तो मुझे ऑनेस्टली ये बताओ कि क्या वो तुम्हारी लाइफ का ड्राइविंग फोर्स था कि तुम्हें लगा कि नहीं यार, मुझे लोगों को देना है, मुझे कम्युनिटी की आवाज़ लोगों तक पहुंचानी है। तो उसके पीछे का इंस्पिरेशन, ड्राइविंग फोर्स क्या था? बिल्कुल, देखिए सबसे पहली बात और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि मैं जो अपनी कम्युनिटी में देखती थी कि मिसकम्युनिकेशन कहीं ना कहीं है। महिलाएं हैं, उनको पता ही नहीं है कि उनके राइट्स क्या हैं। लड़कियां हैं, उन्हें पता नहीं है कि कैसे वो आगे बढ़ सकती हैं, स्कूल के बाद भी वो पढ़ाई कर सकती हैं। क्योंकि नॉर्मली गांव में आपने सुना होगा कि लड़कियां बेसिक एक पढ़ाई करके उसके बाद उन्हें स्कूल भेजा ही नहीं जाता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इसके बाद पढ़ाई है ही नहीं, इसके बाद लाइफ ही नहीं है, सिर्फ शादी करना और आपकी लाइफ वहीं सेटल हो जाएगी। तो मुझे लगता था कि ये जो जानकारी है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये क्यों हम उन लोगों तक नहीं भेज रहे हैं और क्यों माँ बाप नहीं कर रहे हैं। क्योंकि सरकार इतनी सारी सुविधाएं दे रही है, हम लोगों के लिए ही दे रही है, लेकिन उन तक कोई चीज़ पहुंच ही नहीं पा रही है। तो वो गैप है, जो वो गैप हम कैसे फिल कर सकते हैं, उसके लिए मुझे काम करना है लोगों को। और सबसे अच्छी बात ये है कि मैं नेचर के साथ बहुत जुड़ी हुई हूँ शुरू से ही, क्योंकि घर वालों से ही सीखा है मैंने कि जो भी बर्तन धोने के बाद का जो पानी निकलता है उसे मम्मी ज़बरदस्ती मुझसे पौधों में डलवाती थी कि सही पानी यूज़ नहीं करना है। अब इसके पीछे ये वजह हो सकती है कि पानी की कमी थी, या फिर ये कह लीजिए कि वेस्ट पानी का सही इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं हम वो। तो वो नेचर के साथ एक कनेक्टिविटी बहुत अच्छी रही थी, तो उसके साथ भी मुझे काम करना था। तो बचपन से ही जो मेरा शौक़ था उसे मैंने पैशन बना लिया और उसी के साथ चलना शुरू कर दिया कि मैं क्लाइमेट को लेकर भी काम करूँगी, मैं लड़कियों को लेकर भी काम करूँगी, उनकी एजुकेशन को लेकर भी काम करूँगी। तो इस तरह से मुझे चीज़ें मिलती गई, यानी कि हर एक पहलू पर, हर एक कदम पर मुझे कुछ लोग ऐसे मिलते गए। क्योंकि आप जब लाइफ शुरू करते हैं तो बहुत सारे लोग आपके साथ शामिल होते हैं, सफलता उनकी वजह से भी मिलती है, आप अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जो टीम होती है और आपकी फैमिली मेम्बर जो होते हैं वो आपको समय समय पर बहुत सारी जानकारियाँ देते हैं जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आई एम श्योर ये सफ़र तो आसान नहीं रहा होगा। राइट ये बहुत सही बात है, क्योंकि सफ़र कोई भी हो, किसी भी लड़की का हो, आसान नहीं होता है, ख़ासतौर से लड़कियों के लिए।
क्योंकि हम जब शुरुआत करते हैं ना, तो सबसे पहली जो उंगली उठ के आती है ना, वो आपके घर से ही आती है। और वो कहते हैं ना कि महिलाओं को सबसे ज़्यादा रोका टोकी जो होती है वो महिलाएं ही करती हैं। तो मेरे पापा ने कभी मुझे नहीं बोला, लेकिन मेरी मम्मी ने अक्सर मुझे बोला शुरुआत में, जब मैंने ज्वाइन ही किया उस टाइम पे, क्योंकि रेडियो का एक ऐसा मेरे मन में छवि बन चुकी थी, मुझे जाना था। मतलब मैंने सोच ही लिया था कि नहीं, मुझे रेडियो में जाना है तो जाना ही है। घर वाले इस बात से इनकार कर रहे थे कि नहीं, तुम्हें जॉब नहीं करनी है क्योंकि वहाँ पे पैसा नहीं मिल रहा है। तो सबसे बड़ी बात आती है ना कि अर्निंग नहीं होगी तो तुम आओगी जाओगी कैसे। तब मैंने बहुत लड़ाई करी अपने घर में और बोला कि नहीं, मैं जाऊँगी और मुझे जो भी पॉकेट मनी आप दे सकते हो आप दीजिए, मैं जाऊँगी। लेकिन तब मैंने बहुत टाइम तक वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट काम किया। फिर एक दिन मोहल्ले वालों से बात निकल के आई कि अरे भाई, लड़की अकेली जाती है, इनकी मतलब घर से बाहर निकलती है, रात को लेट आती है, कहाँ जाती है। तो कई तरह की बातें होती है ना कम्युनिटी में कि भाई उनकी फला की लड़की है। तो घर वाले भी काफ़ी डिप्रेशन में आ जाते थे कि अरे भाई वो ऐसे बोल रहा था, बताओ अब तुम्हें जाने दें कि नहीं जाने दें। तो फिर बोला कि आप मेरे पे बिलीव करो, आप किसी की बातें मत सुनो। तब धीरे धीरे करके जब लोगों को पता चला कि एक बहुत अच्छी जगह है रेडियो बुंदेलखंड, वहाँ लड़की काम करती है, तब घर वाले तो खुश हुए ही, साथ में जो मोहल्ले वाले जो उंगलियां उठाते थे वो भी बहुत खुश हुए। इसके बाद दूसरा मेरा चैलेंज था, जिस रास्ते से मैं पैदल जाया करती थी, क्योंकि 500 मीटर का जो दायरा था वो मुझे पैदल ही तय करना होता था और अकेले, क्योंकि मेरे ऑफिस से और मेरे घर की दूरी जो है वो 30 किलोमीटर्स है। और ये तो बस में सफ़र हो जाता था, लेकिन 500 मीटर मुझे फिर भी पैदल जाना होता था। तो उस रास्ते पर मैंने बहुत सारे चैलेंज देखे हैं, क्योंकि कई बार लड़कियां जब घर से बाहर निकलती हैं, तो अकेली ख़ास तौर से होती हैं, तो लड़के कई तरह से कमेंट करते हैं आपको, इस तरह से आपको आपका माइंड ख़राब करते हैं कि वो आप सोचो कि आपको जाना ही नहीं है, आज के बाद उस गली में आपको निकलना ही नहीं है, ये सोच मतलब होती है। तब मुझे मेरे सीनियर ने समझाया कि ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ रेडियो में आ रही हो तभी ये प्रॉब्लम है, यहाँ छोड़कर तुम कहीं भी जाओगे वहाँ ये समस्या तुम्हें आएगी, तो इसे फेस करना सीखो। तो समस्याएं बहुत सारी हैं, गिनाने के लिए बैठोगे तो शाम हो जाएगी। जैसे लड़की पहली बार जब ऑफिस में जाती है तो लगता है कि अरे लड़की है, गांव की लड़की है, क्या काम करेगी, कैसे करेगी, इसको आता भी है, इसने तो मास कम्युनिकेशन किया ही नहीं है। और सच है, मैंने बिल्कुल भी नहीं किया था मास कम्युनिकेशन, सिर्फ मेरी एक बेसिक पढ़ाई थी और उसके बाद मैं रेडियो में आना चाहती थी, बोलने की इच्छा थी मेरी। लेकिन अब जो आत्मविश्वास होता है ना, वो कहीं मैंने कम नहीं पड़ने दिया। मैंने कहा मैं करूँगी और मैं आप लोगों के साथ ही काम करूँगी और आपसे बेहतर करके दिखाऊँगी। बहुत सही बात की वर्षा, क्योंकि आपकी कहानी सुन के थोड़ा सा मैं भी रिलेट कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरी जर्नी भी थोड़ी ऐसी ही बिगनिंग की रही थी। ये मुझे याद है जब मैं शुरू कर रही थी तो मुझसे लोग कहते थे, मेरे घर वाले ही, इनफैक्ट मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, और ये समझ ही नहीं पाते थे कि मैं ये क्या काम कर रही हूँ, इससे मुझे क्या मिलने वाला है। क्योंकि हम सबकी कंडीशनिंग ऐसी रही है ना, क्योंकि हम अच्छे यंग लोग हैं, टैलेंटेड हैं, फुल एनर्जी है, तो हम अपने आप पे क्यों नहीं लगा रहे हैं, अपनी ग्रोथ के लिए क्यों नहीं लगा रहे हैं। बट बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है सोशल वर्क तो ऐसी सी ही चीज़ है। हाँ, मतलब जो पागल हो गए हैं वही सोशल वर्क करेंगे, या जो कुछ कर नहीं सकते वो सोशल वर्क करेंगे। तो ये आई थिंक इनिशियली मैंने भी बहुत फेस किया था, और लोग मुझसे पूछते भी थे कि तुम ये क्या कर रही हो, क्यों कर रही हो। फिर मुझे उनको बता, तुम लंदन से पढ़कर आई हो, फिर तुम ये क्यों कर रही हो, इससे अच्छा तो तुम जाती नहीं। तो मुझे उनको बताना पड़ता था कि नहीं, ये एक सेक्टर है, यहाँ पे लोग काम करते हैं प्रोफेशनली, इसके लिए कोर्सेज भी डिज़ाइंड हैं, मैं वही पढ़ के आई हूँ और आज मैं वही काम भी कर रही हूँ। तो बहुत मुश्किल था इनिशियली मेरे लिए भी लोगों को समझाना, कन्विंस करना। और अनफॉर्चुनेटली जब आपको रिकग्निशन मिलता है, जब 4 लोग आपको अवार्ड देते हैं, तब जाके लोगों को समझ में आता है नहीं ये अच्छा काम, ठीक है, कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट पार्ट है, बट आई थिंक हम सब एज चेंज मेकर्स इस तरीके के स्ट्रगल से शुरू करते हैं। बट जब हम इम्पैक्ट देखने लगते हैं, जब हम बदलाव देखने लगते हैं, तो फिर हमें भी संतुष्टि मिलती है और लोगों को भी मिलता है कि नहीं, ये कुछ अच्छा हो रहा है, अच्छा ऑब्जेक्टिव है। थोड़ा सा वर्षा अपने काम के बारे में अगर आप और बता सको, क्योंकि आपने बोला कि आप रेडियो पे होस्ट करते हो शोज़, ये शोज़ कैसे होते हैं, ये आप कैसे डिज़ाइन करते हैं और इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कैसे जोड़ रहे हैं आप अलग अलग कड़ियों को?
बिल्कुल, थोड़ा-सा मैं रेडियो के बारे में बताती चलूँ। रेडियो बुंदेलखंड जो है मध्य प्रदेश का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है, जो कि आपने बता दिया है, और इंडिया का सेकंड। तो रेडियो बुंदेलखंड 23 अक्टूबर 2008 से शुरू किया था डेवलपमेंट ऑल्टरनेटिव्स ने, जो कि संस्था है। और क्योंकि यूजुअली मिनिस्ट्री इसका लाइसेंस जो है वो या तो केवीके को देता है या फिर किसी एनजीओ को देता है, तो डेवलपमेंट ऑल्टरनेटिव्स ने इसका काम लाइसेंस ले रखा है। तो हम लोगों ने तय किया था कि समुदाय के जो भी मुद्दे हैं उन्हीं को कवर करेंगे, क्योंकि रेडियो का मकसद ही ये होता है, वाई द कम्युनिटी, ऑफ द कम्युनिटी, फॉर द कम्युनिटी। तो हम उसी के लिए काम करेंगे और उन्हीं के लोगों के लिए काम करेंगे, उन्हीं के द्वारा भी करेंगे। अब हमें डिसाइड करना था कि हम टॉपिक कैसे डिसाइड करें, क्योंकि भैया आपने रेडियो तो शुरू कर दिया, प्रोग्राम कैसे बनाओगे? जैसे पॉडकास्ट का नाम तो हमने दे दिया, लेकिन डिज़ाइन कैसे करेंगे, क्योंकि हमें तो कुछ पता नहीं है और हम तो कुछ इसकी स्पेशल पढ़ाई भी नहीं करी थी। तब देखा कि गांव में महिलाओं को लेकर समस्या होती है, गांव में किसानों को समस्या होती है, गांव में बच्चों के एजुकेशन को लेकर समस्याएं होती हैं। तब जाके एक सर्वे किया गया और पूछा लोगों से कि आप क्या चाहते हैं, आपके समुदाय में एक रेडियो शुरू हो रहा है, आप उस पर क्या सुनना चाहते हैं, सिर्फ एंटरटेनमेंट करना चाहते हैं या फिर इन्फॉर्मेशन भी लेना चाहते हैं? तब लोगों की डिमांड जो थी वो थी एग्रीकल्चर को लेकर, कि हमें खेती बाड़ी से जुड़ी हुई आप जानकारी दीजिए, क्योंकि हमें हर साल खेती में समस्या होती है, जिसके लिए हम डायरेक्ट किसी एक्सपर्ट के पास नहीं जा पाते हैं। तब शुरुआत हमने 1 घंटे के प्रोग्राम से करी थी, लेकिन आज रेडियो बुंदेलखंड 11 घंटे ब्रॉडकास्टिंग कर रहा है। हम महिलाओं के पास जाते हैं गांव में और महिलाओं से बात करते हैं। अब देखिए, यहाँ मैं बात कर रही हूँ कि महिलाएं बोलती नहीं हैं और मैं प्रोग्राम भी उन्हीं से बनाने के लिए जा रही हूँ। तो होता क्या है कि जब आप किसी से ऐसे ही, जैसे हम पॉडकास्ट में बात कर रहे हैं, ऐसे अगर बात करने के लिए जाएंगे तो आपसे लोग मिलेंगे, बात भी करेंगे। लेकिन जब आप रिकॉर्डर लेकर खड़े हो जाएंगे माइक के सामने, तो महिलाएं तो भैया घूंघट डाल लेंगी इतना बड़ा और कहेंगी राम राम हम जा रहे हैं। हम ना बोले हमारा आदमी गुस्सा हो जाए। ये है, एक्चुअल में है। तो पहले जाइए, आप उनसे बात करिए कि हम आपके हित के लिए काम कर रहे हैं, उनके हस्बैंड्स को कन्विंस करिए और उन्हें समझाइए कि भाई आप बोलो, अगर आप बोलोगे नहीं तो फिर क्या होगा, आप आगे कैसे काम करोगी। तो उनसे रिकॉर्डिंग लेते हैं 2, 4, 5 मिनट की। पहले हमने शुरुआत करी थी कि महिलाएं बोलना शुरू करें, तो स्त्री एक कहानी मेरी भी, महिलाएं जो है वो अपनी ही कहानी अपनी जुबानी हमें बताएं, ताकि वो एक शुरुआत करें। फिर धीरे धीरे हमने डॉक्टर की सलाह शुरू किया कि महिलाओं के जो हेल्थ इश्यूज होते हैं वो इजीली वो घर वालों को नहीं बताती हैं या डॉक्टर को सीधे नहीं बताती हैं, गाँव की महिलाएं खासतौर से, वो हमें बताएं। एज एक फ्रेंड के तौर पे मुझे बता सकती हैं, मैं उनकी समस्या को लेकर डॉक्टर के पास जाऊंगी। अगर वो चाहती हैं कि नाम उनका ओपन हो तो हम करेंगे, अदरवाइज नो। हम सिर्फ उनकी समाधान उन तक पहुंचा सकते हैं जो रेडियो पर वो सुन सकती है। धीरे धीरे करके हमें ऐसे और भी इशूज़ मिलते गए, उसी में से क्लाइमेट चेंज भी था। तब समझ में आया कि बुंदेलखंड में काफ़ी टाइम से सूखा पड़ रहा है और इसके पीछे का कारण क्या है। वो कारण जानने के बाद हमें लगा कि लोगों में बदलाव कैसे लाया जाए। क्लाइमेट चेंज तो क्या, जलवायु परिवर्तन कोई नहीं समझता तो क्लाइमेट चेंज क्या ही समझेंगे लोग। फिर लगा कि क्यों ना लोगों को एक मतलब कॉमेडी टाइप हम करें, लोगों को समझाने के लिए एंटरटेन भी कर सकते हैं हम, एक गेम भी खिला सकते हैं, स्ट्रीट शो। तब हमने शुरू किया कौन बनेगा शुभकर लीडर। तो ये कैंपेन था और अच्छी बात ये थी कि उसको शुरू करने के बाद हमें तुरंत वर्ल्ड बैंक ने फंड भी किया था, तब हम इसको और बेहतर तरीके से कर पाए। हमने इसमें 150 से ज़्यादा गाँव को सिलेक्ट किया था और उन गाँव के साथ मिलकर डायरेक्ट उनके साथ ये खेल खेला था कि आप क्लाइमेट को लेकर क्या कर सकते हैं, कैसे अपने पर्यावरण को हम बचा सकते हैं, उसके लिए क्या काम हम कर सकते हैं। वो छोटी छोटी एक्टिविटी उनको करने के लिए दी और उसके थ्रू जो सबसे बेहतर काम किया जिन्होंने, उनको हमने अवॉर्डेड किया था। तो इस तरह से हमारा जो मकसद था वो ये था कि लोगों के दिमाग में जलवायु परिवर्तन को लेकर एक सोच पैदा हो, हम लोगों को बता पाए कि भाई ऐसी कोई चीज़ हो रही है हम सबके बीच में कि अगर हमने आज इस पर ध्यान नहीं दिया तो फिर आगे चलकर हमारी आने वाली जनरेशन को बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ेगा। उसका इम्पैक्ट जब हमें देखने को मिला कि वो 150 गांव जो सिलेक्ट हुए थे उन्होंने खुद में बदलाव किया, प्लस उनके जो जानने वाले लोग थे, उनके जो पहचानने वाले लोग थे, उन्होंने उनमें भी बदलाव लाना शुरू किया।
इसके बाद कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है, ये आज भी चल रही है। लगातार 14 वर्षों से रेडियो बुंदेलखंड जलवायु परिवर्तन को लेकर कार्यक्रम शुभकल चला रहा है और इसमें ये कह लीजिए कि हमारा टॉप शो जो होता है उसमें से एक है शुभकल, और ये अभी भी चल रहा है। तो इस तरह से रेडियो कई सारे शोज करता है। एक 11 घंटे की बीच में हम 1 घंटे का शो ऐसा भी रखते हैं जिसमें लाइव चलता है सीधा, और लाइव में लोग हमें सीधे कॉल करते हैं और अपनी समस्या हमें बताते हैं, या हम किसी एक टॉपिक को लेते हैं, उस टॉपिक को लेकर उनके अपने विचार क्या हैं, वो कैसे इसका समाधान ढूंढ सकते हैं, उसको लेकर वो डायरेक्ट बात करते हैं। तो मतलब हमारा जो हम सोचते थे कि लोग बोलना शुरू करें, इसमें महिलाएं भी जुड़ती हैं, तो वो बोलना शुरू हो गया है, लोग हमसे बात करते हैं। तो ये रेडियो कोई भी एक्सेस कर सकता है, मैं भी किसी भी शहर में बैठ के एक्सेस कर सकती हूँ? बिल्कुल, आप इसको कहीं भी एक्सेस कर सकती हैं। अगर आप बुंदेलखंड रीजन में हैं तो सिर्फ ये 10 से 12 किलोमीटर ही जाएगा, लेकिन अगर आप कहीं दूर हैं, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, कहीं भी हैं आप, तो आप इसको प्ले स्टोर से, इसका ऐप है रेडियो बुंदेलखंड के नाम से, आप उसको डाउनलोड कर सकती हैं और कहीं भी सुन सकती हैं। वाह, तो ऐसी कौन कौन सी सरकारी स्कीम्स हैं, अगर आप कुछ मेंशन कर पाएँ, और उससे आप लोगों को कैसे जोड़ते हो? देखिए, योजनाएं जो भी गवर्नमेंट के थ्रू चलाई जाती हैं, यूजुअली अगर ग्राउंड लेवल पर देखा जाए तो काफ़ी सारे लोगों को पता ही नहीं है कि भाई ये योजना मेरे लिए है। हाँ। जैसे आप आवास की बात कर लीजिए, ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता है कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, या कौन वो लोग हैं जो इसमें अप्लाई करते हैं। उन्हें जानकारी मिलेगी कहाँ से? या तो गांव का सरपंच बताएगा या सचिव बताएगा, वो भी सिर्फ ये कहने के लिए कि भैया तुम अपना आवास डाल दो, फॉर्म डाल दो, मतलब ये नहीं बताएगा कि तुम उसके हकदार हो। हाँ, तुम ले लो, हक है, तुम आओ और ये लेके जाओ। हाँ, या फिर क्रेडिट कार्ड अगर बनवाना है आपको तो फिर आपको बैंक जाना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादातर किसान ऐसा करते ही नहीं है। वो कहते हैं कि पता नहीं क्या लोन है, कैसे है, क्यों हम ले, सरकार से कर्जा लेने की क्या ज़रूरत है, ये सोच बनती है। तो जानकारी का अभाव, वही बात आती है कि मतलब अगर ये सही जानकारी किसानों तक डायरेक्ट पहुंचती है किसी भी जरिए से, तो वो उसका सही लाभ भी ले सकते हैं। तो आप कम्युनिटी की भागीदारी की बात कर रहे हो, मुझे लगता है कि हम भी अपनी संस्था में जितने भी प्लान्स, प्रोजेक्ट्स बना के सरकार को देते हैं, उसमें हमारा पहला ऑब्जेक्टिव यही होता है कि अगर आपको लोगों के लिए काम करना है तो आपको लोगों की भागीदारी उसमें इंश्योर करनी पड़ेगी। और इसका मतलब ये नहीं कि आप एक स्पेसिफिक ग्रुप को इन्वॉल्व करो, आप महिलाओं को भी करो, आप बच्चों को भी करो, आप गाँव के हर वर्ग के इंसान को उसमें इन्वॉल्व करो। एंड ऑनेस्टली ये जो इनिशिएटिव है आपका वर्षा, इस तरीके के इनिशिएटिव्स हम सरकार को रेकमेंड करते हैं कि आप कम्युनिटी में ही कोई एक ऐसा सस्टेनेबल सेटअप बनाएं कि लॉन्ग टर्म अवेयरनेस और इस तरीके का चलता रहे। तो आप खुद ही कम्युनिटी से आती हैं और आपने इस तरीके का इतना अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया, तो आई एम श्योर उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट भी आ रहा होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूरी है कि सरकार की भी नोटिस में ये आए। तो आई एम श्योर सरकार ने भी ये नोटिस में लिया होगा, और नहीं लिया है तो क्या चैलेंज आते हैं सरकार के साथ काम करने में, आप थोड़ा अगर वो बताएं। बिल्कुल, जैसे कि चैलेंज की अगर बात करें तो सरकार कह देती है कि, मतलब मैं उनके खिलाफ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन सिर्फ बता रही हूँ कि हाँ कम्युनिटी रेडियो है, यहाँ चलाए जा रहे हैं, लेकिन एक तो सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हमें फ़ंड की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारे पास और कोई अलग से फ़ंड नहीं होता है, हम उन पर ही निर्भर होते हैं। हम आपकी सारी स्कीम्स चला रहे हैं, आपसे इसका कोई पे नहीं ले रहे हैं, फिर भी हम स्कीम्स चला रहे हैं, काफ़ी काम कर रहे हैं, जो आपको करना चाहिए वो हम कर रहे हैं। लेकिन हमें इससे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि हम सोशल वर्क हैं तो हम करेंगे ही, हमारा भी काम है। लेकिन जहाँ मैं कहूँ कि आपको सपोर्ट भी करना चाहिए, आप सरकार जिस तरह से बाकी मीडिया को देखती है, आप कम्युनिटी रेडियो के रिपोर्टर्स जो हैं उनको भी देखिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप जो क्राइम हो रहे हैं वो हाईलाइट करें, क्योंकि कम्युनिटी रेडियो वो हाईलाइट नहीं कर सकता है, इससे समुदाय पे काफ़ी असर पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से आप अदर रिपोर्टर्स को इनवाइट करते हैं किसी गवर्नमेंट प्रोग्राम में, आपको कोई महत्वपूर्ण योजना अगर बतानी हो तो आप उनको इनवाइट करते हो कि ये हमारा कवर कर लो। अगर आपको कोई गाँव के किसी व्यक्ति को सम्मानित करना हो या कुछ बेहतरीन करना हो गाँव के लिए, तो आप उन लोगों को बताते हो। उस तरह से हम भी एक हैं जो आपके ही समुदाय में हो, और हमारी समुदाय में पकड़ अच्छी है, क्योंकि न्यूज़पेपर क्या करेगा, वो छाप देगा और निकाल देगा। गांव में तो न्यूज़पेपर नहीं जाते ना, टीवी वाले क्या करेंगे कि वो सिर्फ चला देंगे और न्यूज़ निकल गई। लेकिन आप ये देखिए ना कि टू वे कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं,
तो आप एक तरह से हमें भी देखिए। तो मैं सरकार से बस यही सपोर्ट चाहती हूँ कि और मीडिया की तरह वो हमें भी देखें, सपोर्ट करें और एनकरेज करें, ताकि क्योंकि होता शायद ये है कि कोई भी नई स्कीम आती है तो वो ग्राम पंचायतों के थ्रू दी जाती है कि चलिए आप लोगों को बताइए इसके बारे में, बट ना अवेयरनेस है, ना लोगों को इसके बारे में जानकारी है, ना वो यूज़ कर पा रहे हैं। तो बिना अवेयरनेस कम्युनिकेशन एक्टिविटी के आप इसे कर ही नहीं सकते हैं। तभी हम बोलते हैं ना कि अलग अलग चीज़ों को जोड़ने के तरीके हमें ढूंढने पड़ते हैं इस सेक्टर में। तो क्यों ना गवर्नमेंट भी इसको एक्नॉलेज करे और इसको रेप्लिकेट करे बाकी गांव में। मध्य प्रदेश में ही हम और ऐसे रेडियो रन कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? मे बी आप उसे लीड कर सकते हो, और जगह पे लोग, लड़कियां मोटिवेट हो सकती हैं इस तरीके का इनिशिएटिव करने में। तो डेफिनेटली ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप बता रहे हैं। तो इतने लंबे सफ़र में वर्षा, एक कोई ऐसा मोमेंट जो यादगार रहा हो, जो आज भी तुम याद करती हो तो तुम्हें बहुत खुशी होती है। हाँ, मतलब ओवरवेलमिंग हो, खुशी होती और वो हो, हमेशा याद रहता हो मुझे। कोई ऐसा मोमेंट। बिल्कुल, ये गांव का एक मोमेंट है, और उस गांव में मैं पहले नहीं गई हुई थी, सिर्फ लोगों ने आवाज़ सुनी हुई थी, और पता चला कि मुझे उस गांव में जाना है, जो कि मैंने देखा भी नहीं था। मुझे एक नैरो कास्टिंग करनी है। नैरो कास्टिंग वो होती है कि हम एक टूल लेकर जाते हैं, उसमें एक प्रोग्राम रिकॉर्ड होता है, और 20-25 लोगों के एक ग्रुप के साथ, उसमें महिलाएं भी होती हैं, यूथ भी होते हैं, और बच्चे भी शामिल होते हैं। उन लोगों के साथ उस प्रोग्राम को सुनाते हैं, देन उनका फीडबैक हम कलेक्ट करते हैं। तो जब तक वो प्ले हम करते रहे तब तक लोगों को समझ में तो आ ही रहा था कि हाँ, रेडियो पे वर्षा बात करती हैं, ये सबको पता था। लेकिन जब वो प्ले ख़त्म करने के बाद मैंने बोलना स्टार्ट किया और बताया कि हाँ, आप लोगों का क्या सुझाव है इस प्रोग्राम को लेकर, तब वहाँ से आवाज़ आती कि अरे आप तो वर्षा दीदी है ना, वो रेडियो में बोलती है जो। वो याद मुझे मतलब कभी भूलने की कोशिश ही नहीं रहती, क्योंकि वो एक अलग ही फीलिंग आती थी कि आपको लोग आवाज़ से पहचानते हैं, आपकी फेस को देखकर नहीं, क्योंकि लोग हमेशा फेस से ही लोगों को याद रखते हैं। लेकिन जैसे ही आपने बोलना शुरू किया और आपकी आवाज़ सुन के लोगों ने पहचान लिया, ये बहुत बड़ी बात होती है। और मुझे गांव में जाना बहुत अच्छा लगता है, मैं लोगों से मिलती हूँ। इवन ये कह लीजिए मेरी लिसनर से बहुत अच्छी है, और वो मुझे बहुत लाइक करती है, बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि बनारस से एक हमारे बाबू यादव जी जुड़ते हैं हमारे साथ, और वो हमेशा रिक्वायरमेंट रहती है उनकी कि सुबह 7 बजे से जब शुरुआत होती है रेडियो की, तो उसमें प्लीज़ वर्षा दीदी ही आया करें। मतलब हमेशा ही उनको ये लगता है कि वर्षा दीदी ही शुरुआत करें, तो हमें और भी अच्छा लगता है। और काफ़ी सारे लिसनर तो मुझसे नाराज़ भी हो जाते हैं कि अरे आज आप शो में नहीं आई थी, ये तो गलत बात है, हम लिसनर आपका इंतज़ार कर रहे थे। मतलब बाकी लोगों को भी लाइक करते हैं, लेकिन आप ये कह लीजिए कि फीमेल है या फिर बोलने का तरीका है या कनेक्टेड है वो हमसे, इस वजह से। तो बड़ा ही एक अच्छा सफ़र है, बहुत अच्छा लगता है, और यही एक वजह है जो मुझे रेडियो छोड़ने नहीं दे रहा है। आप मत छोड़ो प्लीज। मतलब लगता है कि किसी को अगर बताओ जॉब प्रोफाइल क्या है आपकी, तो रेडियो में जो एंकर हूँ मैं, बोलती हूँ, तो कहते हैं कि रेडियो, आज के समय में रेडियो कौन सुनता है, ये थॉट आता है दिमाग में। लेकिन ऐसा नहीं है, रेडियो आज भी लोग सुनते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा सुनते हैं। इवन कोविड के टाइम में तो रेडियो पर ही निर्भर थे। हमने कोविड के टाइम में इतना काम किया कि जब एक चिड़िया भी घर से बाहर नहीं निकल रही थी, उस टाइम हम लोग जाया करते थे। मतलब मैं अपने घर से एक उस ऑटो में जाया करती थी जिसमें लोग सब्जी लेके जाते थे, क्योंकि कोई भी गाड़ी या कोई भी अलाउ नहीं था चलना, और मुझे वहाँ पहुँचना होता था सुबह 7 बजे। 7 बजे से वो सब्जी वाली ही गाड़ी मिला करती थी, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता था। तो मुझे लगा कि पहुँचना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये नहीं डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ से जा रहे हो। तो मैं उसमें भी जाया करती थी, और पूरे कोविड में मास्क लगा के यूँ पूरा प्रिकॉशन लेकर रेडियो ब्रॉडकास्ट किया। कभी भी मतलब ये नहीं लगा कि मैं अपनी जान जोखिम में डाल रही हूँ इस रेडियो प्रोग्राम के लिए, क्योंकि जॉब कहते हैं ना कि कर्म ही पूजा होता है, तो वो कर्म मैंने पूरी तरह से निभाया। और आप कोविड वॉरियर बने। yes. और अब मुझे लगता है हम लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं कि कब हमें मौका मिलेगा बुंदेलखंड आने का, और आपको देखने का वो लाइव शो करते हुए, एंड वी वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ दैट। सो आप होपफुली हमें जल्दी बुलाओ। बिल्कुल। क्योंकि हम देखना चाहेंगे। इसके अलावा वर्षा, एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, ये आई थिंक हमने लिस्ट में नहीं रखा था, बट मेरा ही सवाल है, क्योंकि आप इंस्पायर कर रहे हो अपने कम्युनिटी के, गांव की लड़कियों को कुछ करने के लिए, तो वो बदलाव दिखा, अब लग रहा है कि लड़कियां ज़्यादा निकल रही हैं, ज़्यादा
कर रही हैं, करेज ला पा रही हैं अपनी ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए? बिल्कुल, देखिए शुरुआत जब होती है तो और बदलाव जब होते हैं तो वो घर से ही शुरू होते हैं। आप क्योंकि जब तक अपने घर में किसी को नहीं बदल सकते तो आप कम्युनिटी में भी बदलाव कभी नहीं ला सकते हैं। तो मैंने जब अपने घर में बदलाव किया, मैं घर से बाहर निकली तो मुझसे जो छोटी कज़न है या और भी लड़कियां हैं फैमिली में, वो घर से निकलना शुरू किया है। उन्होंने अपनी आवाज़ निकालनी शुरू की है, मुँह से बात रखनी शुरू की है कि भाई मैं ये नहीं, मैं ये करूँगी और ये मुझे अच्छा लगता है। और उसी तरह से कम्युनिटी में भी अब है, लड़कियां बोलना शुरू किए हैं। बोलने के साथ साथ अब वो जो सिर्फ स्कूलिंग करके छोड़ देती थी, अब वो साइकिल से दूर वाले स्कूल भी जाती हैं, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रही हैं। तो इतना मुझे लगता है कि 100% ना सही, लेकिन अगर 50% भी देखने को मिलता है तो ये बहुत बड़ी बात है आपके लिए। बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात कि आप जिस समुदाय के लिए काम कर रहे हैं वो अगर आपसे प्रभावित है, आपके काम से प्रभावित है और वो उससे समझ रहा है। जैसे मान लीजिए मैंने एग्रीकल्चर का कोई प्रोग्राम बनाया और मैंने बोला कि भैया जैविक खेती करना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। अगर एक व्यक्ति ने भी जैविक खेती करना शुरू किया तो हमारी सक्सेस वहीं शुरू हो जाती है। और फिर उनको देख के काफ़ी लोग सीखते हैं, समझते हैं, तो डेफिनेटली वो सक्सेस होता है। तो अब वर्षा, एक फन सेगमेंट है हमारा बहुत हैवी बातें हो गई, अब थोड़ा सा इसको लाइट करेंगे। तो मैं आपको एक वर्ड बोलूंगी, आपको वो वर्ड सुनते ही पहला वर्ड जो आए वो फटाफट बोलना है, रैपिड फायर राउंड जैसा है, आप इसको समझ लें। मैं कोशिश करूंगी। ठीक है, तो हम ट्राई करते हैं। चलिए, सबसे पहला वर्ड सस्टेनेबिलिटी। मैं गर्ल्स एजुकेशन। गांव की लड़कियां। ओके। चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह। हाँ, हेल्थ पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है इसका। महिला हिंसा। महिलाओं का चुप रहना। सोशल अवेयरनेस, सोशल वर्क। जानकारी का अभाव। इंस्पिरेशन। कोई भी प्रेरणा, वो कोई भी हो सकता है। म्यूजिक। गाने सुनना। रेडियो। रेडियो से तो मुझे वर्षा ही याद आती है। हमें भी अब वर्षा याद आएगी। क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज से तो बहुत सारी यादें ताज़ा होती हैं, लेकिन पानी की समस्या या पोल्यूशन का बढ़ना। परफेक्ट, आई थिंक हमने अच्छा ट्राई किया है पहली हाँ, बार। ट्राई किया है अच्छा। नहीं, इट वाज वेरी गुड। आई थिंक बिफोर वी एंड द पॉडकास्ट, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है लिसनर्स के लिए भी, कि सबसे पहले तो ये कि आपका आगे का प्लान क्या है, आपका ब्रॉडर विजन क्या है, अब आप आगे क्या करना चाहते हो, क्योंकि आपने ऑलरेडी इतना कर लिया है, बट ये काम आप जितना करें उतना कम है, तो आगे आप क्या देखती हैं। एंड दूसरा, जितने भी यंग ऑडियंस हमें देख रही है, सुन रही है, उनके लिए एक मैसेज कि वो इस तरीके के एक्शंस कैसे ले सकते हैं, या वो खुद भी सोशल कैंपेन्स में इन इश्यूज़ को एड्रेस करने में इन्वॉल्व कैसे हो सकते हैं। बिल्कुल, और मेरा जो प्लान है, सबसे पहला आपका क्वेश्चन है कि मेरा क्या प्लान है आगे को लेकर। मैं चाहती हूँ कि जिन गाँव में मैंने सिर्फ जैविक खेती में बदलाव करने के लिए लोगों को टारगेट किया था कि आप अपनी खेती में बदलाव करिए, उसी तरह मैं चाहती हूँ कि उन 150 गाँव में मेरे क्लब बने हो जो कि सिर्फ और सिर्फ इसके लिए काम करें, अपने पर्यावरण को बचाने के लिए। उन्हें मुझसे कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि अगर कल मैं रहूं ना रहूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और वो काम कंटिन्यू चलना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए कहीं से भी। तो वो मुझे क्लब बनाने हैं, जिसमें से अभी कुछ बन चुके हैं और कुछ जारी है। मैं तैयारी पूरी कर रही हूँ उसके लिए। दूसरा, मैं चाहती हूँ कि लोग खुद से आना शुरू करें, खासतौर से यूथ, क्योंकि आज की जनरेशन में अगर देखा जाए, यूथ में बहुत सारे सोशल मीडिया ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें आ चुकी हैं कि लोग उससे बाहर निकलना ही नहीं चाहते हैं। मान लीजिए सुबह एक यूथ जब उठता है तो उसे बस यही टेंशन होती है कि 1.5 GB नेट कैसे ख़त्म करना है। लेकिन आप उस नेट का सही इस्तेमाल भी तो कर सकते हैं। पूरा टाइम बस मोबाइल में घुसे रहना, मोबाइल ही चलाना, आप उस मोबाइल से और भी अच्छी चीज़ें कर सकते हैं। आप देखिए कि दिल्ली में यमुना का क्या हाल चाल है, किस तरह से लोग वहाँ पे जूझ रहे हैं इस चीज़ को लेकर कि कैसे इसे ठीक किया जाए। आपके गांव में, आपके शहर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो नहीं हो रही चाहिए। तो एज अ यूथ आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उन चीज़ों के एक मुद्दा लेकर आएँ और उस मुद्दे को सब मिलकर सलूशन ढूंढें। क्योंकि मुझे लगता है कि जो भी समस्या है वो इंसान से बढ़कर कुछ नहीं होता है। इंसान अगर चाहे तो बड़े से बड़ी समस्या को चुटकियों में सॉल्व कर सकता है, अगर हम चाहें तो।
हमने प्रकृति से सिर्फ लिया है, उसे दिया कुछ नहीं है। हमेशा उसे हानि ही पहुंचाने की कोशिश करिए। तो ये प्रकृति ही हमारी सब कुछ है। आप मान लीजिए अगर ये ना रही तो जिस तरह कोविड में हम मुंह पर मास्क लगा के घूमे थे, आने वाले समय में हम अपनी बैक साइड पे सिलेंडर लेकर, ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर घूमने वाले हैं। तो सभी से मैं आग्रह करूंगी, निवेदन करूंगी कि वे इस काम को आगे बढ़ाएं और क्लाइमेट के लिए कुछ काम करें, शुरू करें। अगर आप छोटा सा भी प्रयास करते हैं तो ये बहुत बड़ी बात हो सकती है। और आपने कितनी अच्छी बात की कि सोशल मीडिया का पावर है यूथ के पास, टेक्नोलॉजी का पावर है। आप उसको लेकर ही अगर अपने गांव में, कम्युनिटी में अवेयरनेस का भी काम कर लें, लोगों को जैसे आप अच्छा काम कर रहे हैं आपको सपोर्ट ही कर लें, तो मुझे लगता है वो बहुत बड़ा सोशल मूवमेंट बन सकता है। तो यूथ जितने भी हमें आज देख रहे हैं वो भले आप किसी भी प्रोफेशन में हो, फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपने काम से कैसे इन मुद्दों के बारे में बात कर सकते हैं, लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं और अवेयर कर सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं। मुझे लगता है अगर आप इतना भी कर रहे हैं तो आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बिल्कुल। आपको हमारी तरह ज़रूर, मैं यही बोलती हूँ कि इतना सरदर्द भी नहीं लेना है सबको कि सब चल दिए मोर्चा उठा के, कम्युनिटी सबको करने की ज़रूरत नहीं है, बट आप अपना बिट करें ना, तो उतना भी हो रहा है तो बहुत है। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था। थैंक यू सो मच वर्षा, आज हमें यहाँ ज्वाइन करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस चर्चा में शामिल किया और मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि मुझे एक नई जगह पर अपनी बात रखने का मौका मिला है। और मैं चाहूँगी कि इस तरह से और भी यूथ आगे आए और वो भी बताएं कि आप अपने गाँव में, अपने शहर में क्या काम कर रहे हैं क्लाइमेट को लेकर या गर्ल्स एजुकेशन को लेकर। जो भी बेहतर काम कर रहे हैं तो आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं और लोगों को अवेयर भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अगर कर भी रहे हैं तो आप उसको छुपा रहे हैं। आप उसको बताइए ताकि आपको देखकर 10 और लोग खड़े होंगे। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे देखकर भी 10 और लोग ऐसे होंगे जो अपनी जगह पर काम कर रहे होंगे, लेकिन मुझे नहीं पता, लेकिन वो कर रहे हैं कहीं ना कहीं। राइट। तो ऐसे लोगों को साथ में जोड़कर और अच्छे तरीके से काम किया जा सकता है। बट थैंक यू सो मच। ऑनेस्टली, पर्सनली मैं और हमारी पूरी स्काई सोशल की टीम बहुत ज़्यादा थैंकफुल है आपको। यहाँ आप आए इतनी दूर से सिर्फ हमारे इस पॉडकास्ट के लिए और आपने टाइम निकाला और हम इन पर्सन मिल पाए, जिसको हम अभी सिर्फ टीवी स्क्रीन पे देख रहे थे। तो थैंक यू सो मच। एंड वर्षा, इवन हम भी खुश होंगे अगर हम आपको किसी वे में सपोर्ट कर पाएँ, तो हम साथ में मिलकर भी आई एम श्योर और अच्छा काम कर पाएंगे। तो थैंक यू सो मच आज यहाँ आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड वर्षा से अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो वील डेफिनेटली हम डिटेल्स वर्षा की डाल देंगे वीडियो में, सो यू कैन डेफिनेटली कनेक्ट विथ हर ऑन सोशल मीडिया और आप और जान सकते हैं वर्षा के काम के बारे में वहाँ पे। थैंक यू वर्षा।